नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में मैं बहुत ही साधारण बातों को साधारण तरीके से समझाऊंगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैंने जिन चीज़ों को फेस किया है, बस उन्हीं बातों को आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एक स्टूडेंट जो छत्तीसगढ़ सिविल जज की तैयारी कर रहा है तो उन्हें किन गलतियों से बचना है और किन गलतियों को दूर करना है। इसके अलग अलग पहलू होंगे। मैं हर एक पहलू को आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो के माध्यम से हम संभवतः उन गलतियों को दूर करने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए, आज का पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है विषय वस्तु का तथ्यात्मक ज्ञान। आप सभी जो है सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं और ये जो वीडियो है वो स्पेसिफिक सिविल जज छत्तीसगढ़ के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये होती है, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ का ज्ञान होना चाहिए या जिस बात की जानकारी होनी चाहिए वो जानकारी का विषय है हमारा, वो है विषय वस्तु या सब्जेक्ट जो उसके सिलेबस में है। अब छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो आप सभी जानते हैं कि इसमें 15 सब्जेक्ट हैं जिसे माइनर और मेजर में पार्ट किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इन 15 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चंस आते हैं जो वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव्स टाइप होते हैं और हमारे यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले इन 15 सब्जेक्ट के बेसिक पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी है। अब जब हम कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पैटर्न को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक वो एग्ज़ाम जो है आपसे कहीं ना कहीं अछूता रह जाएगा या वो एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो है आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करेगा। तो सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो हमारे जो 15 सब्जेक्ट हैं ये 15 सब्जेक्ट मेजर और माइनर में डिवाइड किए गए हैं। अब जब मेजर और माइनर में इसे डिवाइड किया गया है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके 15 सब्जेक्ट हैं तो 15 सब्जेक्ट से आपको कुछ चीज़ें पहले आपको ये तय करनी होंगी कि जैसे अगर आप मेजर पढ़ रहे हैं तो मेजर सब्जेक्ट से कौन कौन से विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कितने प्रश्न जो है माइनर से आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एग्जामिनेशन पैटर्न में मेजर और माइनर का बैलेंस क्या है, क्वेश्चन पूछने का संतुलन क्या है। दूसरी चीज, अब आते हैं हम सब्जेक्ट में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम सब्जेक्ट को पढ़ते समय रिसर्चर बन जाते हैं। रिसर्चर का मतलब ये है कि हम किस तरह से इसकी तैयारी करें। तो इस वीडियो सेशन में मैं सर्चर और रिसर्चर इसके बारे में भी जो है आपको अगले पॉइंट में बताऊंगा। फिलहाल अभी हमको ये चीज़ समझना है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं या जो आपके पैटर्न है, इस पैटर्न को आप कैसे समझें। तो इसके लिए सबसे पहले आप जितने भी छत्तीसगढ़ के पुराने अनसॉल्व्ड पेपर हैं या सॉल्व पेपर हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप सबसे पहले उसको गंभीरता से पढ़िए और आप ये देखिए कि किस तरह के विषय वस्तु का रुझान जो है प्रश्न बनाने वाले विषयों का रहा है। तो सबसे पहले आप उन सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कीजिए। अब जैसे मान लीजिए आपके 15 सब्जेक्ट हैं और मेजर है, तो मेजर से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और माइनर से कितने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चंस कवर होके 100 क्वेश्चंस में कितना कितना परसेंटेज रेशियो है। अब एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे मेजर में हम आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट लेते हैं। अब ये 3 जो सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स जो है अपने अपने पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट
ये तीनों ही जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। इस एक्ट में सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आईपीसी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, दूसरा सीआरपीसी से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और एविडेंस एक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये पैटर्न्स को आपको समझना होगा। दूसरा, आपको ये पैटर्न भी समझना होगा कि यदि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके विषय वस्तु का भी एनालिसिस या उसका विश्लेषण करना भी जरूरी है। अब इसको भी आपको जो है सॉल्व पेपर से ही जो है मदद मिलेगी। अब इसको एक एग्जांपल में हम ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए आप इंडियन पिनल कोड या आईपीसी पढ़ रहे हैं। अब आईपीसी अपने आप में काफ़ी बड़ा जो है एक विषय है और इसको 23 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, 511 सेक्शन है। अब आईपीसी से मान लीजिए 10 या 12 क्वेश्चंस आते हैं आपके, और ये 10 और 12 क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग सेगमेंट से कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि जो मॉडरेटर होता है, जो क्वेश्चंस पेपर तैयार करते हैं, वो आईपीसी में किस तरह के क्वेश्चंस को कहाँ से ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप अगर आईपीसी को डिवाइड करते हैं तो आईपीसी के जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5, अगर आप ये 4 से 5 चैप्टर्स को देखते हैं तो आईपीसी के 30% क्वेश्चंस यहाँ से कवर होते हैं। फिर यहाँ पर भी जो है उनका एक पर्टिकुलर जो है रुझान ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप ये देखिए कि अगर ये चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ तो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आप फिर दूसरी चीज़ ये देखते हैं, यहाँ पर इसके बाद आप जो है दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि आईपीसी में सेक्शन 299 से लेकर सेक्शन 511 तक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करता है, सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट कवर करता है। और इस मेजर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है आपके, ठीक है, 60% क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आप ये देखिए कि चैप्टर जो है 16 से लेकर चैप्टर 23 तक, मतलब जो धारा 299 से लेकर धारा 511 तक है, उसमें से किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दूसरी चीज़ तो आपको विषय वस्तु के संबंध में पैटर्न को समझना होगा। तीसरी चीज़ आपको ये देखना होगा कि जो, ठीक है, आपका सेक्शन 121 से लेकर सेक्शन 298 तक जो चैप्टर, ठीक है, आपका 6 से स्टार्ट होता है और चैप्टर 15 तक कंप्लीट होता है, तो वहाँ पर क्या उनकी प्रोबेबिलिटी बनती है और किस चैप्टर से कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर अगर आप, ठीक है, आईपीसी को 3 हिस्सों में बांटते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि आपके जो 10 या 15 क्वेश्चंस आईपीसी से आ रहे हैं वो किस चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो, ठीक है, आपको ये एनालिसिस भी करना होगा साथ में कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है एग्जामिनेशन पैटर्न को, कि हमारे छत्तीसगढ़ में डायरेक्टली जो है बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको बेयर एक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को पहली प्रायोरिटी में रखना है, प्राथमिकता जो है आपको बेयर एक्ट पे ही देना है। इसके अलावा कभी कभी रेंडमली जो है, ठीक है, हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं इन एक्ट के जुड़े हुए किसी केस लॉ से आते हैं। तो जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ भी आप जरूर देखिएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसको प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, एक लैंडमार्क डिसीजन के रूप में जो है लाया था। कम से कम आपको हर एक उस सब्जेक्ट की जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लैंडमार्क जजमेंट जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्जामिनेशन जो पैटर्न है, जो आपके सिलेबस में सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बाद ही जो है आप तैयारी शुरू करिए। जब तक आप इन चीज़ों को समझ के शुरू नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आपकी, ठीक है, एक परेशानी बनी रहेगी। और ये सबसे पहली मिस्टेक होती है जहां पर एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, उसकी विषय वस्तु में गलती करता है और सक्सेस से वो दूर हो जाता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैं लगभग जो है 12 साल से एजुकेशन फील्ड में हूँ और उससे पहले मैं जो है तैयारी भी कर रहा था, और एज ए स्टूडेंट मैंने जो फेस किया है उस एक्सपीरियंस को मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने सबसे पहले जुडिशरी का एग्ज़ाम जो है फाइट किया था, तो इसके पहले जो है मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, और आईएएस की तैयारी में थारो एंड डीप स्टडी मांगी जाती है, और उसके हिसाब से, ठीक है, मैंने हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा विस्तार में पढ़ना शुरू किया। अब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो पहले अटेम्प्ट में जो मेरे से गलतियां हुई है वो गलतियां ये हुई है कि मैं जो है रिसर्चर बन गया था, जबकि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको सर्चर बनना है। अब रिसर्चर और सर्चर क्या होता है?
देखिए, आप जब किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको उस बॉटम लाइन को पढ़ना है जिससे आप क्वालिफाई हो जाए। उस बॉटम लाइन से अगर आप कम पढ़ते हैं तो भी आपके लिए परेशानी है, और अगर आप उस बॉटम लाइन से ज़्यादा पढ़ते हैं तो भी परेशानी है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कैसे किया जाए। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए अगर आपने अपना टारगेट बनाया है कि मुझे 90 के ऊपर जाना है, 95 जाना है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि मुझे ये 95 कैसे लाना है। तो हाउ टू अचीव 95 स्कोर कट ऑफ या आउट ऑफ 100 अगर हम बात करें, तो आउट ऑफ 100 में मुझे 95 स्कोर अगर करना है तो सबसे पहली चीज ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन होता है ये केवल और केवल आपका क्वालिफाई एग्जामिनेशन है। इसके आधार पर आपके सिलेक्शन का कोई मेरिट डिसाइड नहीं होता है। तो आप सबसे पहले एक चीज याद रखिए कि अगर आप 100 में 100 लाते हैं तो भी क्वालिफाई है, और अगर आप 100 में 95 लाते हैं तो भी क्वालिफाई है, और अगर आप ठीक है उस क्वालिफाई बॉर्डर को क्रॉस करते हैं जो एग्जामिनेशन के पैटर्न को लेके चल रहा है तो भी आप क्वालिफाई है। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, यहाँ ये मायने रखता है कि आपने क्वालिफाई किया या आपने क्वालिफाई नहीं किया। तो यहाँ पर एक गलती जो होती है वो ये होती है कि हम किसी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं तो उसके शोध पर चले जाते हैं, हम उसको रिसर्च करने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है हमको। कई बार क्या होता है कि ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक सब्जेक्ट को लगभग 2-3 महीने पढ़ते हैं, और 2-3 महीने पढ़ते पढ़ते वो हजारों किताबों को पढ़ते, ठीक है, इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और वो ज्ञान जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में कहीं ना कहीं ठीक है मदद नहीं कर पाता है। उसका कारण ये है कि हर एक सब्जेक्ट से जो पैटर्न हमने अभी जो इसके पहले डिस्कस किया था, ठीक है, पैटर्न से वो बाहर चले जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आपको रिसर्चर नहीं बनना है, आपको सर्चर बनना है। सर्चर का मतलब ये है कि आपका ध्यान केवल मछली की आंख पे होना चाहिए, और मछली का आंख का मतलब हमें केवल जो है ठीक है उन बिंदुओं तक ही, मैंने बताया ना वो बॉटम लाइन, उन बॉटम लाइन तक ही आपको सीमित होना होगा कि आपको कौन से प्रश्न कहां तक आते हैं। उसके बाद बारे में आपको ठीक है डीप स्टडी या थॉरो स्टडी करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जो एग्जाम है ये एग्जाम क्वालिफाई करने का है। ये एग्जाम ठीक है सिर्फ इस चीज को तय करेगा कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है रिसर्च नहीं करना है, किसी सब्जेक्ट को यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद 2 चीजें और याद रखिएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा ठीक है पॉइंट होगा वो इसको काफी मदद करेगा। एक चीज हमेशा आपको याद रखना है यहाँ पर कि यदि आप जो है ठीक है नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी का तरीका क्या होगा, और यदि मान लीजिए आप ठीक है 1 साल पहले या ठीक है 2 साल पहले या एलएलबी करते समय या एलएलबी करने के बाद तैयारी कर रहे हैं और अभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं आया है और आपके पास 6 और 8 महीने हैं अभी तैयारी करने के लिए, तब आपको तैयारी किस तरीके से करनी होगी, ये दोनों ही जो है एक टेक्निकल ठीक है स्टडी होती है, इसको आपको अलग अलग तरीके से बनाना होगा। हमारा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये मेरे ख्याल से हमारे सिलेक्शन में सबसे बड़ी मदद करता है बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, वो है टाइम टेबल बनाना या समय सारणी बनाना और उसका ईमानदारी से पालन करना। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को वाकई में सक्सेस तक कन्वर्ट करना चाहते हैं, आपके ठीक है गोल को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा कि आपसे बड़ा बेईमान आपके लिए कोई नहीं होगा और आपसे बड़ा ईमानदार आपके लिए कोई नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो है ये सेल्फ ऑनेस्टी पे चलता है, आपके स्वयं की ईमानदारी पे चलता है। सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एक निश्चित टाइम टेबल बनाना होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल इस तरह से समझिए कि यदि मैंने ठीक 1 साल का लक्ष्य बनाया है, तो 1 साल का लक्ष्य जो है मुझे साल भर में ही पूरा करना होगा, मैं इसे 1 दिन में ख़त्म नहीं कर सकता या पूरा नहीं कर सकता। यदि मान लीजिए मैं एलएलबी कर रहा हूँ और मैंने ठीक है 2 साल का लक्ष्य बनाया है या मैंने 3 साल का लक्ष्य बनाया है, तो
ये काफ़ी ठीक है डिफ़िकल्ट होता है स्टूडेंट के लिए कि वो अपने टारगेट को कैसे डिवाइड करे। और यदि मान लीजिए मैं क्रैश कोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, मतलब एग्जामिनेशन ठीक है नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके बाद जो है मैं ठीक है फॉर्म भर के तैयारी कर रहा हूँ, तो इसका पैटर्न अलग होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वो ये है कि मान लीजिए मुझे अगले साल एग्जाम देना है और मेरे पास 1 साल है, तो 1 साल जो है वो 365 दिन का होता है। अब इसको जो है आप एक टाइम टेबल में डिवाइड कीजिए। टाइम टेबल में कैसे डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपको टाइम के अलग अलग शेड्यूल्स को समझना होगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो साल होता है, जो ईयर होता है, वो 12 महीने का होता है और 12 महीने जो होते हैं ठीक है उसमें हर महीने में 4 हफ्ते ठीक है औसत होते हैं और 4 हफ्तों में जो है ठीक है हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर एक 7 दिन का एक दिन जो है 24 घंटे का होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं लक्ष्य बनाया हूं कि मुझे अगले साल जुडिशरी देना है, छत्तीसगढ़ मुझे जुडिशरी क्वालिफाई करना है, तो मुझे साल भर के लक्ष्य बनाने के बजाय छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ेंगे या मुझे छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। ठीक है, अब ये छोटे छोटे लक्ष्य कैसे बनाएं, तो सबसे पहले याद रखिए कि आप जो है ठीक है इसे अलग अलग महीनों के हिसाब से बनाएं। अब जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में मई महीना चल रहा है और मैंने 1 जून से लेकर 30 जून का लक्ष्य बनाया कि भाई मैंने टारगेट बनाया कि 1 जून से लेकर मैं 30 जून तक पढ़ूंगा। तो आप इस 1 जून से लेकर 30 जून तक क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे और किन किन सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका ये शेड्यूल बनना चाहिए। दूसरा शेड्यूल ये बनना चाहिए कि जब आप जो है ठीक है इसको 1 मंथ में डिवाइड कर चुके हैं तो इसे वीक में डिवाइड कीजिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल फिर आपको देता हूं कि मान लीजिए मैंने सिविल प्रोसीजर कोड को 1 जून से स्टार्ट किया और मैंने टारगेट बनाया कि 30 जून को जो है मेरा सिविल प्रोसीजर कोड कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ठीक है अब 30 दिन है, अब इस 30 दिन में मुझे सीपीसी कंप्लीट करना है। तो यहां पर जो है आपका फिर छोटा छोटा लक्ष्य बनना चाहिए, स्मॉल जो है स्टेप्स आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें मैं हर वीक को डिवाइड करूंगा कि मैं फर्स्ट वीक आप जो जून होगा इसमें मैं ठीक है सेक्शंस यहां से मतलब सेक्शन 1 से लेकर मैं जो है सेक्शन यहां तक या एक टारगेट बनाऊंगा कि सेक्शन 70 तक पढ़ूंगा। फिर सेकेंड वीक में ठीक है सेक्शन 70 से लेकर एंड ऑफ ठीक है 158 सेक्शंस कवर करूंगा। इसके बाद जो है थर्ड वीक में ऑर्डर 1 से लेकर जो है मैं ऑर्डर 20 तक कवर करूंगा एंड फोर्थ वीक में मैं ऑर्डर 21 से लेकर ऑर्डर ठीक है एंड ऑफ सीपीसी 51 तक कवर करूंगा। तो अगर आपने अपने लक्ष्य को छोटा बनाया है तो ही जो है आपको ठीक है उस सब्जेक्ट के बारे में समझ और उस सब्जेक्ट के बारे में ठीक है एक पकड़ बनेगी। इसके बाद जो हमारे पास सबसे स्मॉल स्टेप होता है वो होता है दिन। देखिए आपके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी कॉम्पिटिटर के पास 24 घंटे होते हैं। तो जैसे आपने ठीक है पूरे साल का लक्ष्य बनाया है छोटे छोटे स्टेप में, उसी तरह से आपने मंथ का बना लिया छोटे छोटे स्टेप में, इसलिए उसी तरह से आप डे का बनाइए और आप ये बनाइए मुझे 24 घंटे में ठीक है किस किस सब्जेक्ट को या कौन से टॉपिक को उस दिन कैसे कवर करना है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे तो आप निश्चित ही एक दिन जो है बड़े लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ठीक है, इसलिए ठीक है आपका एक छोटा छोटा बढ़ाया हुआ कदम या ये बोल सकते हैं कि आपके हर एक छोटे कदम जो है आपको एक ऊंचाई तक लेके जाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट है, अब माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई आप जानते हैं लगभग 8.5 किलोमीटर है और इस ऊंचाई को आप एक दिन में तय नहीं कर सकते। तो इसे तय करने के लिए जो है हमें छोटे छोटे ठीक है टारगेट बनाने होंगे कि हम डे 1 यहाँ चलेंगे, डे 2 यहाँ चलेंगे, डे 3 यहाँ चलेंगे। देन हम स्टेप करते करते हम अपने छोटे छोटे टारगेट रखते हुए एक दिन हम माउंट एवरेस्ट तक ठीक है हम पीक तक पहुंच जाते हैं। तो इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके भी जो है लक्ष्य को आप इसी तरह से बनाइए और उन लक्ष्य को आप पूरा कीजिए। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है, ये चौथा टॉपिक जो है आपका या ये समझ लें कि 5वें टॉपिक से मिलता भी है, पर चौथे टॉपिक और 5वें टॉपिक को हम अलग अलग तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम चौथे टॉपिक को समझते हैं तो आपके सामने एक स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड को आप समझिए कि आप अपने 24 घंटे को कैसे बांट सकते हैं। जब आप अपने 24 घंटे को बांटते हैं तो सबसे पहले ठीक है आप इसे मेजर और माइनर एक्ट में डिवाइड कर दीजिए। मतलब आपको दिन के कितने घंटे मेजर एक्ट को पढ़ना है और दिन के कितने घंटे माइनर एक्ट को पढ़ना है। फ्रेंड्स, इस बात को हमेशा ठीक है याद रखिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है ये
दोनों ही मेजर और माइनर सब्जेक्ट के, ठीक है, बनाने से या इसको क्वालिफाई करने से होगा। अगर आपका मेजर सब्जेक्ट अच्छा है और माइनर सब्जेक्ट आपका खराब है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपका माइनर सब्जेक्ट अच्छा है और मेजर सब्जेक्ट खराब है तो भी आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो बैलेंस आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर, ठीक है, आप जो मेजर सब्जेक्ट बना रहे हैं और माइनर सब्जेक्ट है, इनका एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे इतने समय पे मेजर और माइनर पढ़ना है। इसके अलावा जैसे जैसे आप जो है, ठीक है, स्टडी को आगे बढ़ाते हैं तो आपके सब्जेक्ट जो है कवर होते जाएंगे। तो आपके पर डे में रिवीजन क्लॉज होना जरूरी है, क्योंकि जब हम, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात करते हैं तो स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो देखिए, याद नहीं होती है उसका कारण ये है कि हमने याद करने की कोशिश नहीं की। अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही वो चीज़ याद होगी। तो आपको इसको अलग से किसी प्रकार से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक काम कीजिए कि आप अपने रेगुलर रूटीन में रिवीजन को जो है जरूर रखिए, और 24 घंटे का एक पार्ट आपका रिवीजन का होना चाहिए। जो आपने पिछले कुछ दिनों से या पिछले दिनों जो पढ़ा है उसको आप लगातार रिवाइज करते रहिए। जब तक आप इस टाइम टेबल को परफेक्टली जो है फॉलो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी सफलता आपसे दूर भागती रहेगी। और इसका जो चौथा पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट ये है कि यदि अगर आप जो है, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से एक आपको मदद ये मिलेगी कि आप जो है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के नेचर को समझ पाएंगे। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो हमारे चौथे पॉइंट से मिलता है, और वो पॉइंट है कि आपको रेगुलर जो है, रोज प्रतिदिन जो है ऑब्जेक्टिव्स या आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बनाना होगा। आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो है उनको, ठीक है, हम क्रिकेट जगत का भगवान भी कहते हैं। अभी आज वर्तमान तारीख में अगर आप देखेंगे तो भारत में जो सबसे, ठीक है, प्रबल दावेदार है जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने की स्थिति में आ चुके हैं, वो है विराट कोहली। अब अगर आप कभी विराट कोहली की रूटीन को समझने की कोशिश करेंगे तो विराट कोहली जो है जितनी, ठीक है, तैयारी मैच के लिए करते हैं उससे ज़्यादा तैयारी जो है प्रैक्टिस या जो नेट प्रैक्टिस होती है उसमें करते हैं। अब एक बात बताइए कि कोई भी जो क्रिकेटर है या जो कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वो सीधे ही जो है मैदान में खेलने के लिए नहीं उतरता है, उसे प्रैक्टिस करना होता है। और ये जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस ही जो है उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए, ठीक है, हर खिलाड़ी, चाहे वो क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, उसे प्रैक्टिस करना ही चाहिए और उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप भी एक खिलाड़ी के रूप में हैं और आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन के, ठीक है, प्लेयर हैं। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना होगा कि आप जैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी उस स्टडी के साथ में होनी चाहिए। और प्रैक्टिस का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जितने सॉल्व कर सकते हैं उतने सॉल्व कीजिए। अब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय भी आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर फिर स्टूडेंट जो गलतियाँ करते हैं जिसके कारण जो है वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। पहली चीज़, चूंकि ये वीडियो मैंने जो है छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए बनाया है तो फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ जुडिशरी को ही फोकस करूँगा, ठीक है। पर इस चीज़ को आप समझिए कि यदि मान लीजिए, ठीक है, आप, ठीक है, कोई क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारे यहाँ ऑल ओवर, ठीक है, इंडिया में जितने स्टेट हैं वहाँ जुडिशरी के एग्ज़ाम होते हैं और हर जुडिशरी के एग्ज़ाम के पैटर्न अलग अलग हैं स्टेट वाइज। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपने छत्तीसगढ़ की तैयारी शुरू की है या आपने मध्य प्रदेश की तैयारी शुरू की है तो यहाँ पर अमूमन एक जैसे प्रश्न आते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। पर अगर आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, ठीक है, क्वेश्चंस पेपर को आप दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या आप तमिलनाडु से या किसी और स्टेट से कंपेयर करते हैं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि उस स्टेट का जो, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और जो हमारे स्टेट का ऑब्जेक्टिव पैटर्न है दोनों बहुत अलग है। तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको ये टारगेट बनाना होगा कि आपको किन किताबों के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करना है या किस स्टेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, सॉल्व करने का पैटर्न होगा वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ का, ठीक है, जितने पेपर आ चुके हैं उनको सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप मध्य प्रदेश को, क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों लगभग एक जैसे पैटर्न को लेकर चलते हैं। तो अभी हमने जाना कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पैटर्न को एक साथ सॉल्व कीजिए। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का पैटर्न सॉल्व हो जाए
तो उसके बाद आप जो है दूसरे स्टेट को फॉलो कीजिए। अब दूसरे स्टेट को भी फॉलो करते समय हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा इस बात को बैलेंस बना के चलना है कि छत्तीसगढ़ का जो पैटर्न है वो आपके तैयारी के साथ साथ अलग ना हो जाए। अब जैसे मान लीजिए आप दिल्ली का या ठीक है यूपी का या उत्तराखंड का पेपर बनाते हैं, तो दिल्ली या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश का जो पेपर है वो वहाँ के पैटर्न के हिसाब से बना है। तो आप जब ये बनाने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ पर या ऐसे प्रश्न आते हैं जिनका छत्तीसगढ़ के पैटर्न से कोई भी संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप उन प्रश्नों के प्रति जो है ठीक है एक भटकाव की स्थिति में दिखाई देने लगते हैं और आप जो है उन्हें बनाने के चक्कर में या उन्हें बनाने के लिए आप जो है छत्तीसगढ़ के बेसिक पैटर्न को आप अपने हाथ से छोड़ देते हैं। तो हमेशा एग्जाम का या ठीक है जो तैयारी का ठीक है पैटर्न होता है वो उसके सब्जेक्ट के साथ साथ उसके ठीक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके साथ भी आपको बैलेंस बना के चलना होगा। जब तक आप इसका बैलेंस नहीं बनाएंगे तब तक कहीं ना कहीं जो है आप ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करते समय ठीक है कहीं ना कहीं एक भटकाव की स्थिति में दिखाई देंगे। इसलिए आप किसी भी सॉल्व पेपर को बना रहे हैं तो मैं आपसे जो है एक पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ पैटर्न से अलग ना जाएं। ठीक है जो क्वेश्चन छत्तीसगढ़ की डिमांड है या छत्तीसगढ़ के पैटर्न पे हैं आप पहले उन पे फोकस करें। जब वो आपकी चीज़ें तैयार हो जाएं उसके बाद ही जो है आप दूसरे स्टेट को ज़्यादा फोकस करें। ठीक है और दूसरे स्टेट को भी आप ठीक है थोड़ा सा 19-20 या ठीक है आप दूसरे स्टेट के क्वेश्चंस पेपर को भी आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा आपको कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है तो ये था हमारा 5th पॉइंट। अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं जो हमारा 6वां पहलू है। वो 6वां पहलू क्या है? नोट्स बनाने के संबंध में। ठीक है कई बार ठीक है मेरे पास स्टूडेंट आते हैं और बोले सर नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? कई बार ये पूछते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं। देखिए नोट्स बनाना जो है एक आर्ट है, एक कला है। अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ पर ठीक है 2 डिफर कंडीशंस हैं मेंस को एग्जाम को लेकर। ठीक है छत्तीसगढ़ का जो मेंस का पैटर्न है और जो एमपी के मेंस का पैटर्न है देखिए ये दोनों डिफर अलग अलग तरीके से मेंस कंडक्ट कराता है। तो मध्य प्रदेश की तैयारी करने के लिए आपको अलग तरीके से नोट्स बनाना होगा और छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आपको अलग तरीके से नोट्स बनाना होगा। यदि आपका टारगेट छत्तीसगढ़ जुडिशरी है तो आपको कैसे नोट्स बनाए जाने चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए। कोई भी नोट्स ठीक है जो छत्तीसगढ़ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए आप बना रहे हैं तो प्री के एग्जाम के लिए कोई भी नोट जो है ज़्यादा विस्तार में मत बनाइए, बहुत लेंदी नोट्स मत बनाइए। आपको नोट्स बड़े बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है आप जो पैटर्न के हिसाब से ठीक है नोट्स है उसको फॉलो कीजिए और हर एक नोट्स को आप ठीक है कीवर्ड में पढ़िए। ठीक है कीवर्ड का मतलब है कि आप ठीक है चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के हिसाब से ही या उसके ठीक है अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को पढ़ते हुए उसके की नोट्स को बनाना है। इसका मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो है ठीक अपने बैरक के सामने जो इंडेक्स दिया होता है इस इंडेक्स को आप जेरॉक्स कर लीजिए। इससे एक चीज़ ये हो गई कि आपका जो पूरा एक्ट है वो 4 पेज या 3 पेज जितने भी पेज का इंडेक्स है उसमें वो सिंक्रोनाइज हो गया, उसमें वो छोटा हो गया। दूसरा जब भी आप उस एक्ट को पढ़ रहे हैं तो जो भी उसके आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप उसी जिसको ठीक है उसी इंडेक्स के सामने आप उसको लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी सबसे पहली चीज़ है, पहली मेहनत तो ये बचेगी कि आपको सेक्शन वाइज जो है लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको उसी सेक्शन के सामने जो फैक्ट हैं वो फैक्ट को आप साथ में लिखते चले जाएं। बस यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंडेक्स को जेरॉक्स कराएंगे तो चूंकि किताबें जो होती हैं उनका साइज छोटा होता है, तो जब आप इसके इंडेक्स को जेरॉक्स कराएंगे तो आप फोटोकॉपी वाले को ये जरूर बोल दीजिएगा कि भैया इसको जो है आप A4 साइज में ठीक है जेरॉक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इसका फॉन्ट्स बढ़ जाएगा, दूसरा आपके पास स्पेस मिल जाएगा। स्पेस मिलने से आपको जो भी वहाँ पर जो है कि फैक्ट लिखना है या आपको जो वर्ड लिखना है आप वहाँ पर उसे आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्मार्ट स्टडी कीजिए और स्मार्ट तरीके से पढ़िए। ठीक है आप
अपने ही तरीके से इस नोट्स को अगर आप बनाते हैं तो एग्ज़ाम के लास्ट समय में या अंतिम समय में जब आपके सामने परीक्षा के 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बचे हैं तो ये नोट्स जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो आप जो है इस तरह के नोट्स बनाइए। आपको बड़े नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ठीक है उस नोट्स में चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप संक्षिप्त और जितना आप शॉर्ट में ठीक है उन चीज़ों को लिखेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आपको मदद करेगा इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए अब हम 7 पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हमारा जो 7वां टॉपिक है, जो 7 पॉइंट है, वो है सेल्फ एनालिसिस। आपको रेगुलर सेल्फ एनालिसिस करना होगा। मैं एक तरफ से ये कहूँ कि आपको प्रतिदिन विश्लेषण करना होगा अपने आप का। देखिए, हम अपने आप से बेहतर जो है, देखिए ये नहीं कह सकते कि दुनिया में और कोई जानता होगा, या इसको मैं ऐसे कहूँ कि ठीक है अपने आप से बेहतर दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता। तो सेल्फ एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इससे पहले आपको ठीक है ये बोला था कि ईमानदारी रखना बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ में आपको सेल्फ एनालिसिस करते रहना होगा। आपको प्रतिदिन डेली एक एनालिसिस जो है प्रोग्राम अपने लिए खुद बनाना होगा, और इसके लिए आपको घंटे या 2 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ, ये महज 5 मिनट का है। ठीक है, आप जैसे ही ठीक है आप अपनी दिनचर्या या आप अपना रूटीन शुरू करते हैं, आप मान लीजिए सुबह 5 बजे उठते हैं और रात को 10 बजे सोते हैं, तो आपने 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो टाइम टेबल बनाया है या जो भी आपने जो है ठीक एक प्रिपरेशन की है या एक प्लानिंग की है कि मेरे को ये डे में ये कंप्लीट करना है सब्जेक्ट को और ये चीज़ें हैं, तो आप जो है सबसे पहले सोने के पहले ठीक है एक ये चीज़ का एनालिसिस ज़रूर कीजिए कि आपने पूरे दिन में जो आपने टाइम टेबल बनाया था या आपने जो एक टारगेट बनाया था वो आपने पूरा किया या नहीं किया। इसके बाद अगर आपने उसे पूरा नहीं किया है तो ठीक है यहाँ पर उसे कैसे अगले दिन पूरा किया जाए ये भी टारगेट होना चाहिए। और यदि आपने पूरा किया है तो ये देखिए कि क्या उसमें कुछ कमियां तो नहीं रह गई है, उसमें कोई त्रुटियां तो नहीं रह गई है। अगर कोई त्रुटियां या कमियां रह गई हैं तो उसे दूर करना होगा आपको अगले दिन। ठीक है, और यदि वो परफेक्ट डे चला गया तो इसका मतलब है कि आपने उस दिन जो है पूरा काम ईमानदारी से किया। मैं हमेशा जो है एक चीज़ अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप अगर ठीक है अपने जीवन में अपने आप को उस लक्ष्य तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप मिरर के सामने आईने के सामने अपने आप को ठीक है 5 मिनट का समय दीजिए। और अगर आप अपनी आंखों में आंखें डालकर ठीक है ये कह देते हैं अपने आप से कि हाँ मैंने अपने लक्ष्य को पूरा किया आज का, तो इसका मतलब मानिए कि आप निश्चित ही एक दिन सफल होंगे। पर अगर आप जो है ठीक है अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब है कुछ कमियां अभी भी हैं और उस कमियों को आपको दूर करना होगा। इसके साथ जब आप एनालिसिस कंप्लीट कर लें या आप अपना विश्लेषण पूरा करते हैं तो इसके साथ अगले दिन का भी लक्ष्य बनाकर रात को ठीक है सोने जाइए, ताकि आप जब दूसरे दिन उठेंगे तो आप अपने आप को एक रिफ्रेश ठीक है मूड में लाएंगे कि मैंने ये लक्ष्य कल बनाया था और इसे आज मुझे इस तारीख इस समय से इस समय तक पूरा करना है। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सेल्फ एनालिसिस जो है आपका या आत्मचिंतन है, ये आपका जो है प्रतिदिन का होना चाहिए। और आप प्रतिदिन आत्मचिंतन करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद हमारा आज का वीडियो का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहिए। अधिकांशतः जितने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। जब हम किसी चीज़ या किसी काम को शुरू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं, किसी ना किसी चीज़ से हम जो है स्पार्क होते हैं, हमारे अंदर वो आग बनी रहती है। अब जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़, जब हम काम को शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जो आग है वो आग उस काम के अंत तक बनी रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जब किसी काम को कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए जब तक वो लक्ष्य या वो काम पूरा ना हो जाए। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करते रहना चाहिए। अब सेल्फ मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कैसे करता था, जब मैं ठीक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता था तो मैं प्रतिदिन ठीक है तैयारी के साथ साथ अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता था कि मुझे ये काम करना है। इसके अलावा मैं हफ्ते में एक दिन ठीक है मैं
कचहरी चौक में कलेक्ट्रेट ऑफिस के आसपास जाता था और वहाँ एक बट का पेड़ है, वहाँ पर बैठा रहता था, लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठता था। और वहाँ पर जो है जो IAS ऑफिसर हैं और जो लाल बत्तियों की गाड़ी है और जो गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती थी तो उनको देख के मैं मोटिवेट होता था। उसके बाद जो है मैं अगले हफ्ते के टारगेट को बना के पढ़ता था। तो इस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। सेल्फ मोटिवेट करने के लिए आप अपने मोड को खुद तय कीजिए। किसी के बोलने पर आप जो है ये काम करिए, ये काम मत करिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो पसंद है वो करिए। अगर आपको ठीक है किसी बुक्स को पढ़ना अच्छा लगता है जिससे आप मोटिवेट होते हैं तो आप थिंकर्स की किताबें पढ़िए, जो विचारक हैं उनकी किताबें पढ़िए। यदि आपको मूवी देखना अच्छा लगता है तो ऐसी मूवी देखिए जिससे आप मोटिवेट होते हैं। अगर आपको किसी की ठीक है मान लीजिए यूट्यूब में तो आजकल बहुत सारे जो है ठीक है मोटिवेटर्स होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर किसी मोटिवेटर की स्पीच पसंद आती है तो उसको देखिए आप, ठीक है। पर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। देखिए ये जो लड़ाई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये एक तरह से मैराथन स्टडी होती है, एक मैराथन दौड़ है। और मैराथन दौड़ जो है जब हम दौड़ना शुरू करते हैं तो मैराथन दौड़ 45 किलोमीटर की होती है और उस 45 किलोमीटर तक कई बार आपको ये महसूस होता है कि आप थक गए हैं और आप हार गए हैं। तो वहाँ पर जब आपको थकान लग रही है या ऐसा महसूस हो रहा है कि आप हार गए हैं तो वहाँ पर जो है आपको सेल्फ मोटिवेट करना जरूरी है, अपने आप को मोटिवेट करना जरूरी है। तो इसी तरह से ठीक है जब आप कोई स्टडी शुरू कर चुके हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो उस समय जो है कई बार ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि यार मैं थक गया हूँ या मुझसे अब नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट टॉपिक है, वो शुरुआत करता हूँ मैं हमारे जो संत कबीरदास जी थे उनके एक दोहे से कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हुई बहुरी करेगा कब। आप सभी जानते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ ये है कि इंसान जो कल करना चाहता है उसे आज करना चाहिए। कल के भरोसे किसी चीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम भविष्य के लिए किसी चीज़ को छोड़ते हैं या किसी काम को छोड़ते हैं तो भविष्य किसी ने नहीं देखा है और अगर कल भविष्य में प्रलय हो जाएगा तो शायद वो काम जो है आप पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आज का जो ये लास्ट टॉपिक है वो यही है कि कोई भी काम जो है आप कल के लिए मत छोड़िए, कल के लिए मत छोड़िए। जैसे आज जो है संत कबीरदास के दोहे के बदले उल्टी प्रथा चल रही है और वो प्रथा आप सभी जानते हैं। वो प्रथा ये है कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों और उसके बाद फिर पता नहीं वो समय कब आता है नहीं मालूम। तो यहाँ पर हर एक समय को आप जीना सीखिए और हर एक समय का आप उपयोग करना सीखिए। समय बहुत बड़ा बलवान होता है दोस्तों। अगर आपने सही समय पर सही काम किया तो आपकी सफलता मिलेगी। इसलिए ठीक है कोई भी काम, चाहे आप वो पढ़ाई का कर रहे हो या कोई काम जो है ठीक है अपने सफलता के लिए, आपने लक्ष्य के लिए जो तय किया है उसे कल के भरोसे मत छोड़िए, उसे कल के लिए मत छोड़िए। जो करना है उसे आज करना है और उसी समय करना है जब आपने उसको निर्धारित किया था या आपने उसे तय किया था। तो यहाँ पर ठीक है ये चीज जो है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आप कल के काम को ठीक है कल पर मत छोड़िए, उसे आज कीजिए और आप निश्चित रूप से जो है अगर ऐसा करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा ठीक है वीडियो सेशन कि हम अपने आप को किन चीज़ों से बचाएं और कौन सी चीज़ें जो हैं आप छत्तीसगढ़ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप जो है करें। इस वीडियो सेशन को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करूं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि किन गलतियों से आपको बचना है। तो इजाज़त चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। मैं आपका मेंटर नितिन कुमार नामदेव आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।